ठीक है ठीक है। तो चैप्टर का नाम है सॉल्यूशन, उसके अंदर टॉपिक क्या अपना कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ही रहेगा। और हम लोगों ने एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ ली थी, अब हम लोग पढ़ेंगे सेकंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो आपको क्या करना है, बस आपको हेडिंग डालनी है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट जो हमारी थी रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, वो हम लोगों ने कंप्लीट कर ली थी। कोई मुझे याद दिलाएगा कि रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर हम लोगों ने कैसे, मतलब कैसे पता चला था कि जो वेपर प्रेशर है वो कम हो जाएगा, क्या हुआ था बताएगा कोई? किसी को भी याद हो तो बोलो। चलो अच्छा देखो, एक्चुअल में ऐसा था कि हमारे पास एक बीकर था, और बीकर के अंदर एक तो अपने पास सॉल्वेंट था, ठीक है। और जो हमारा बेटा सॉल्वेंट था वो वोलाटाइल था। सॉल्वेंट हमारा कैसा था? वोलाटाइल था, नॉन वोलाटाइल सोल्यूट ऐड करने से, राइट। ठीक है, तो हम लोग क्या कर रहे थे कि हमारे पास जो वोलाटाइल सोल्यूट सॉल्वेंट था उसके अंदर हम लोग क्या करते थे, नॉन वोलाटाइल सोल्यूट को ऐड कर रहे थे। अब क्योंकि राउट्स ने ऐसा बोला था कि भैया जो टोटल प्रेशर होगा वो इक्वल होगा किसके, पी ए प्लस पी बी के होगा। अब क्योंकि अगर आपने इसमें नॉन वोलाटाइल सोल्यूट डाला है तो पीबी कितना हो जाएगा बेटा? 0। 0 हो जाएगा। तो उस केस में जो वेपर्स निकलेंगी सिर्फ एक ही निकलेंगी, ठीक है। और एक ही वेपर्स ही क्या करेंगी, सरफेस लिक्विड के सरफेस के ऊपर क्या करेंगी, प्रेशर को एक्सर्ट करेंगी। तो कहने का मतलब ओवरऑल प्रेशर तो ज्यादा आना चाहिए था, पीटी इक्वल टू पी ए प्लस पीबी, दोनों का आना चाहिए था वेपर प्रेशर, पर आया किसका, सिर्फ ए का। तो इसका मतलब जो राउट थे उनके अकॉर्डिंग जो वेपर प्रेशर था उसमें कुछ ना कुछ कमी आ गई ना, उसी को बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, जो कि हम लोग पढ़ चुके थे। अब हम लोग को पढ़ना है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का मतलब बॉइलिंग पॉइंट का बढ़ जाना, ठीक है। तो बॉइलिंग पॉइंट किस तरीके से बढ़ेगा वो देख लो। दीक्षा बोली भाई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज डिसॉल्व्ड इन वाटर सॉल्वेंट वेपर, वेरी नाइस, ठीक है। चलो भैया अब जरा देखियो, देखोगे, देखो इसमें हम लोग क्या लिखेंगे, एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट कैसे होगा। तो देखो व्हेन, वही लाइन इसमें भी लिखनी है, व्हेन नॉन वोलाटाइल, व्हेन नॉन volatile solute, when non volatile solute is, when non volatile solute is dissolved in volatile solvent, in volatile solvent। तो अगर हम नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट को वोलाटाइल सॉल्वेंट में डालेंगे तो उस केस में होगा क्या, इट्स इट्स वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा बेटा, इंक्रीज की डिक्रीज, डिक्रीज होगा, ठीक है। और मुझे याद दिला दो कि वेपर प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट के बीच में बेटा कैसा रिलेशन है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली। तो अगर आपका वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा कि घटेगा, बढ़ेगा। है ना। अब इसे थोड़ा ग्राफिकल मेथड से समझते हैं कि इसका मतलब है क्या। देखो ग्राफिकल मेथड का मतलब ये हुआ बेटा, जब हम आपको ग्राफ बना के दिखाएंगे, देखो चलो अब जरा समझना एक्चुअल में क्या है। ग्राफ किसके किसके बीच में बना रहे थे हम लोग, बताएगा कोई? मोल वेपर प्रेशर एंड मोल फ्रैक्शन। यहाँ पे हम बनाएंगे टाइम और प्रेशर के बीच में, टाइम एंड प्रेशर के बीच में। मुझे पहले तो ये बता दो बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है, कितने बच्चों को पता है कि व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट बेटा? सॉरी टाइम नहीं, टेम्परेचर होगा, यहाँ पर लिख दिया ये टेम्परेचर, ठीक है। बता दो कितने बच्चों को मालूम है कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट तो सबको पता है, बोलो ना। यस तो बताओ बेटा बॉइलिंग पॉइंट क्या हो तो है, नहीं तो अभी पता है स्क्रीन जिसमें देख रहे हो घुस के मारेंगे पीटेंगे। बताओ जल्दी बताओ। the temperature at which liquid boils, The liquid at which its vapor starts pressure boiling. becomes the very pressure. अच्छा मतलब तुम सबके सब ये कह रहे हो कि एक ऐसा टेम्परेचर जिस पे कोई भी जो लिक्विड है वो वेपराइज होना चालू हो जाए, या जो बॉयल होना चालू हो जाए, जो बॉयल होना चालू हो जाए या वेपराइज होना चालू हो जाए, इसी को बोलेंगे वेपर प्रेशर, राइट? Yes, sir. Yes, रॉन्ग, sir. रॉन्ग बेटा रॉन्ग। So vapor pressure is equal हाँ to जानवी का atmospheric आंसर बिल्कुल pressure. सही आया है, ठीक है, जानवी का आंसर बिल्कुल सही आया है। देखो मेरी बात सुनो, इधर देखो सब लोग मेरी तरफ देखो, बेटा बात सुनो। जैसे मान लो हमने एक पहले तो ग्राफ बना के दिखाते हैं, रिजल्ट क्या है, द टेम्परेचर एट व्हिच वाटर चेंजेस इनटू गैस। वो एक ही बात होगी बेटा, देखो इधर देखो मेरी तरफ देखो, इधर देखो मेरी तरफ देखो, एक हम कर्व बना रहे हैं, ठीक है। और ये कर्व का है, ये कर्व है इसका है, ये प्योर सॉल्वेंट का कर्व है, प्योर सॉल्वेंट। और प्योर सॉल्वेंट बेटा कैसा है, वोलाटाइल है, वोलाटाइल। तो टेम्परेचर बढ़ाओगे तो प्रेशर बढ़ेगा, वोलाटाइल के केस में बताओ, यही तो हमने पढ़ा है, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, प्रेशर बढ़ जाएगा, ठीक है। और मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, 1 atm प्रेशर पे ऐसे याद रखो कि 1 atm प्रेशर पर, ठीक है, ये 1 है, ये atm यूनिट है प्रेशर की, 1 atm प्रेशर पे किसी भी सब्सटेंस का
जो टेम्परेचर होता है उसी को बेटा हम लोग बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। फिर से सुन लो, एक एटीएम प्रेशर पे जो टेम्परेचर होता है किसी भी सब्सटेंस का, किसी भी लिक्विड का, उसी को हम लोग उसका बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। दैट्स इट, बात खत्म। अब मुझे एक बात बताओ, जब आप क्या करोगे, जब आप प्योर सॉल्वेंट में सॉल्यूट मिलाओगे तो वेपर प्रेशर बढ़ेगा कि घटेगा? फिर से बोले, हम बोल रहे हैं जब प्योर सॉल्वेंट कैसा, वोलाटाइल, तो जब प्योर सॉल्वेंट में नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट मिलाओगे तो वेपर प्रेशर बढ़ेगा कि घटेगा? घटेगा। घटेगा। तो इसका मतलब इसका जो कर्व है वो ऐसे गिर जाएगा ना नीचे की तरफ, गिरेगा कि नहीं गिरेगा बताओ? यस देखो टाइम के रिस्पेक्ट में ऐसे कर्व गिरेगा, और ये कर्व है किसका? ये है कर्व, ये है सॉल्यूशन का कर्व, है ना, सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन के अंदर क्या है? सॉल्यूशन के अंदर आपका नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट भी है और सॉल्वेंट भी है। तो ये तो प्योर सॉल्वेंट था, प्योर सॉल्वेंट का ऑब्वियस सी बात है वोलाटाइल है तो उसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, तो इसका वेपर ज्यादा है। अब हम क्या करेंगे, देखो इसी वाली लाइन को 180 को आगे बढ़ाओ, फिर क्या करो, टेम्परेचर वाली लाइन से ऐसे बढ़ा दो, तो यहाँ पे जो टेम्परेचर आएगा उसे हम लिखेंगे टीबी नॉट। अब बेटा देख के बताओ, जरा देख के बताओ, टीबी बढ़ा है कि टीबी नॉट बढ़ा है? टीबी नॉट। टीबी नॉट बढ़ा है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब बता सकते हो? एक सेकंड बेटा, ये टीबी नॉट है, ये टीबी है, रुको रुको उल्टा लिख दिया मैंने, इसे टीबी नॉट बोलते हैं, इसे बोलते हैं टीबी। ठीक है, तो हुआ क्या है, हुआ ये है कि एक, पहले तो सुनो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, 1 एटीएम प्रेशर पर जो भी सब्सटेंस का टेम्परेचर होता है उसे हम लोग बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। या फिर ये जो बच्चों ने लिख रखा है ये वाली डेफिनेशन भी आप बोल सकते हो, क्या कि जो तुम्हारा वेपर प्रेशर बिकम्स इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जब तुम्हारा वेपर प्रेशर जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाए, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी को हम लोग बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं उस लिक्विड का। या फिर एक एटीएम प्रेशर पे किसी भी सब्सटेंस का जो टेम्परेचर होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। अब ये बॉइलिंग पॉइंट पहला वाला कर्व किसका, फर्स्ट कर्व किसका, प्योर सॉल्वेंट का, तो ऑब्वियस सी बात है बॉइलिंग पॉइंट कैसा होगा, ज्यादा होगा। बट जैसे ही आपने सोल्यूशन बनाया तो सोल्यूशन में क्या, सॉल्यूट भी है, सॉल्वेंट भी है, सॉल्यूट कैसा, नॉन वोलाटाइल, तो जब सॉल्वेंट आपका वोलाटाइल है, सॉल्यूट आपका नॉन वोलाटाइल है, तो जब मिक्सचर बनाओगे तो ओवरऑल वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। इसीलिए सेकंड वाले कर्व को मैंने नीचे बनाया है, वो क्या शो कर रहा है कि इसका वेपर प्रेशर कम है पहले वाले से। देखो इसका यहां तक जा रहा है, इसका कहां यहीं तक जा रहा है। फिर हमने क्या करा, एक एटीएम वाली लाइन को ही आगे बढ़ाया, क्योंकि उसी प्रेशर पे हम इसका टेम्परेचर देखेंगे ना, उसी प्रेशर पे हमने जब इसका टेम्परेचर दिखा तो बेटा वो टीबी आया, और टीबी जो है, टीबी की वैल्यू यहाँ पे क्लियरली हमें दिख रही है कि टीबी इज ग्रेटर देन टीबी नॉट। बोले इतना क्लियर है कि नहीं? यस सर। अब अगर मैं यहाँ से बोलूं कि व्हाट इज डेल्टा टीबी, यहाँ पे क्या होगा, चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट कितना होगा, क्या करेंगे, ज्यादा वाले में से कम वाले को माइनस कर देंगे, क्या फॉर्मूला बनेगा बेटा? यस सर, टीबी माइनस टीबी नॉट। टीबी माइनस का टीबी नॉट, यही तो फॉर्मूला बनेगा। ठीक है, तो नोट कर लो, इतना नोट करिए जल्दी से बेटा। और आज किसी को समझ में ना आया सेकंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी तो मुझे बताओ। सर फर्स्ट और सेकंड सेम ही नहीं है, फर्स्ट की डेफिनेशन भी तो यही थी, व्हेन नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। हाँ, तो वो उसमें क्या था, उसमें आपका क्या था, वेपर प्रेशर क्या हो रहा था, कम हो रहा था। ये बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर है कि बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है, तो यहाँ तक सेम थी, यहाँ तक की डेफिनेशन सेम थी, बस इसमें हमने क्या करा, इसमें बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर दिया, बस कॉमा लगा के बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज, क्योंकि इसमें बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है। चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में, तीनों में सेम डेफिनेशन रहेगी। ऑस्मोसिस वाली जो है, ऑस्मोटिक प्रेशर उसमें चेंज हो जाएगी। इतना लिखो जल्दी से। हो गया भाई? बढ़िया से साफ साफ डायग्राम बनाना, ठीक है, साफ साफ बनाना, जल्दबाजी कोई नहीं है, आराम से पढ़ना है, ठीक है। और अगर आपसे कोई पूछे तो ध्यान में, इसी चीज को बेटा हम लोग क्या बोलते हैं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। दिस इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, इतना नोट करो, नोट करो। इतने बढ़िया नोट्स आपको बनवाएंगे, मतलब हम अपना पूरा ट्राई करेंगे, बाकी आपके ऊपर है, आप जैसे बनाना चाहो, कि आपको थ्योरी कम से कम और आपको डेरिवेशन ज्यादा से ज्यादा, मतलब जो फिजिकल के हिसाब से, फिजिकल में तो थ्योरी तो होती नहीं, फालतू में थ्योरी लिखने का मतलब नहीं है। तो आपको ऐसे नोट्स बनाएंगे, आपने अपने नोट्स पढ़े, आपको रिवाइज जल्दी होंगे और क्वेश्चन ऐसे चुटकियों में लगेंगे, ठीक है, हम लोग लगाएंगे भी। इतना नोट करो बेटा। अच्छा बेटा, एक बार याद मुझे दिलाओ, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? ओके तनिष्का, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर दोस प्रॉपर्टीज व्हिच डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल, राइट और रॉन्ग? यस सर। है ना? तो मतलब नेक्स्ट पेज पे चलें, हो गया ना इतना? यस सर। तो देखो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो डेल्टा टीबी है, इसका मतलब ये जो डेल्टा टीबी, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बेटा, डेल्टा टीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलैलिटी, ठीक है, मतलब नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल के क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब जब आप प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाओगे तो एक कांस्टेंट भी लगाओगे कि नहीं लगाओगे? उस कांस्टेंट को के बोलेंगे, और क्योंकि कैसा कांस्टेंट है बॉइलिंग पॉइंट का, तो के ना बोल के भी बोल देंगे। बताओ किसी को कोई दिक्कत हो रही है क्या? नहीं।
ठीक है। अब आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज केबी हियर, केबी है क्या, तो हम लोग लिख देंगे कि केबी क्या है, केबी क्या है, केबी है मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। ठीक है, किसी को पता है इसका दूसरा नाम क्या बेटा? मोलर Boiling एलिवेशन point, क्या बोलते हैं बेटा? boiling point elevation constant. नहीं, एब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट, स्कोपिक कांस्टेंट। और ये नाम बेटा आपको याद रखना, ध्यान रखना, आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे डायरेक्टली। आपको 4 कांस्टेंट देगा, पूछे बता इनमें से कौन सा एब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट है, या फिर किसी भी तरीके से आपका इसका नाम आपके सामने आ जाएगा, आप पहचान नहीं पाओगे। ध्यान रखना, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट यानी केबी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, एब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट। यहाँ पे और लगा लो, और ठीक है, इतना ठीक है कि नहीं? और वैसे जनरली क्या होगा, केबी की वैल्यू आपको दी होगी, बट ध्यान रखना अगर आप एक वैल्यू याद कर सकते हो याद कर लो, केबी फॉर वाटर। जो H2O के लिए केबी की वैल्यू होती है वो होती है 0.52 केल्विन केजी पर मोल, केल्विन केजी पर मोल। ठीक है, बाकी मोलैलिटी का फॉर्मूला पता है? मोलैलिटी फॉर्मूला क्या होता है बेटा? मोलैलिटी का फॉर्मूला बोल दो। Number of solute dissolved in 1 kg of solvent. बिल्कुल सही, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, इन केजी। ठीक है, इतना ठीक है। अच्छा वैसे सर तो आपने एब्यूलियोस्कोपिक के बाद क्या लिखा है? हाँ कंफ्यूजन लिख दिया, कांस्टेंट लिखना था वहां पे, हो जाता है कभी कभी यार। ठीक है, कांस्टेंट, कांस्टेंट एब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट, वो टी का एफ हो गया। ठीक है, हाँ हम क्या कह रहे थे, हम तो बात ही भूल गए अपनी, क्या कह रहे थे हम? ये कह रहे थे, हम ये बोल रहे थे कि जनरली आपसे बेटा ये केबी जो है निकलवाया नहीं जाता है, दी होती वैल्यू, बट फिर भी अगर निकलवा लिया जाए तो इसका फॉर्मूला लिख लो, आर आर टीबी नॉट का स्क्वायर अपॉन में 1000 इंटू में एल और इसके सफिक्स में बी। ठीक है, अब आप कहोगे ये नए टर्म्स कहां से आ गए? कोई बात नहीं, सब कुछ बताएंगे। आर आपको पता है क्या होता है? गैस कांस्टेंट। आर इज अ गैस कांस्टेंट, गैस कांस्टेंट। दूसरा बात, अगर हम आपसे बोले टीबी, टीबी नॉट क्या है? यहाँ पे टीबी नॉट बता सकते हो क्या है? स्टैंडर्ड बॉइलिंग पॉइंट, स्टैंडर्ड बॉइलिंग पॉइंट। और अगर आपसे बोले कोई एल और वी, ये क्या है? तो ये है बेटा लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ठीक है, लेटेंट हीट ऑफ, अगर आपने थर्मोडायनेमिक पढ़ी है 11th में तो आपको थोड़ा बहुत पता होगा क्या होता है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ठीक है, इन जनरल आपसे नहीं निकलवाया जाएगा, बट मान लो टीचर तो टीचर ही है, मन हो गया उनका, ठीक है, तो अपने पास फॉर्मूला है और हम आपको क्वेश्चन भी करवा देंगे। ये एल वी लिखा हुआ है, ध्यान से देख लो, ये एल वी है, एल और उसके सफिक्स में भी है, कुछ और लिख के बैठ जाओ। ठीक है, एल सफिक्स में भी। ठीक है, Yes, sir. चलो इतना नोट हो गया सबका? Yes, sir. तो अपने पास दो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होगी, पहली कौन सी थी? रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, और दूसरी कौन सी थी? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। इतना क्लियर है ना? आर बेटा गैस कांस्टेंट, Yes. आर मतलब गैस कांस्टेंट, गायत्री आर मींस गैस कांस्टेंट। ठीक है, और इसकी आप जब वैल्यू लिखोगे जूल में तो कितनी आती? 8.314। ये हम क्वेश्चन करवाएंगे तो आपको अलग से लिखवाएंगे, टेंशन ना लो। ठीक है, चलो अब आते हैं अपने सेकंड वाले पे। अब आप थर्ड वाले पे, दो हो गए ना, थर्ड हेडिंग डालो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अब एलिवेशन का मतलब होता था बढ़ जाना, बॉइलिंग पॉइंट का बढ़ जाना, और डिप्रेशन का मतलब कम हो जाना, फ्रीजिंग पॉइंट का कम हो जाना। तो वही देखेंगे कि फ्रीजिंग पॉइंट कम किस तरीके से होगा। ठीक है, पहले हेडिंग डाल दो फिर बताते हैं। ओके, प्रीवियस स्लाइड। ठीक है, आज तुमने बोल बहुत कम रहा, क्या हुआ? एनर्जी डाउन? No, sir. अच्छा ठीक है, हाँ ओके हो गया। ठीक है गायत्री, तो आ जाओ नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाओ। फुल एनर्जी आकाश, चलो बहुत अच्छी बात है। देखो डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट, देखो तुम्हारे साथ जो टीचर बैठा है वो भी एनर्जी से भरा हुआ है, मतलब हमारी अंदर जितनी भी ताकत है हम सब लगा देते हैं तुम लोग पढ़ाने के लिए। तो तुम भी बेटा जब पढ़ा करो तो बहुत कंसंट्रेशन के साथ पढ़ा करो, फुल एनर्जी के साथ। इस समय अपने आप को बोर मत होने दो बस, क्योंकि अगर इस समय तुमने बहुत ध्यान से चैप्टर पढ़ लिया तो तुम्हें याद भी नहीं करना पड़ेगा बेटा, दिमाग में अपने आप ही छप जाएगा चैप्टर, बस एक बार पढ़ोगे ऊपर ऊपर सब हो जाएगा। ठीक है, तो हाँ अब बात क्या आती है? बात ये आती है कि डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट। देखो सबसे पहले क्या देखा? वेपर प्रेशर की लोअरिंग हो जाना, पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। दूसरा क्या देखा? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट का बढ़ जाना। तीसरा हम क्या पढ़ना है? डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट का कम हो जाना। तो फ्रीजिंग पॉइंट हमारे कैसे कम होगा उसे हमें देखना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो बेटा सबसे पहले तो इसमें एक चीज लिखेंगे क्या
कि वही वाली लाइन चेप देनी इसमें भी, व्हेन नॉन volatile solute is dissolved in volatile solvent, तो बेटा क्या होता है, इट्स वेपर प्रेशर डिक्रीज एंड फ्रीजिंग पॉइंट जो होगा इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट होगा वो भी डिक्रीज हो जाएगा, फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो भी डिक्रीज हो जाएगा। अब हमें बस ये समझना है कि फ्रीजिंग पॉइंट भैया कैसे डिक्रीज होगा, ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो भी डिक्रीज हो जाएगा, बट कैसे वो हम लोग देख लेते हैं। तो पहले तो एक ग्राफ से समझाते हैं, इतना लिखो तब तक हम ग्राफ बनाते हैं, बढ़िया बढ़िया। इतना ठीक है, ठीक। अब मेरी बात सुनते रहना बस बहुत ध्यान से। एक ये हो गया कर, एक हो गया ये कर, ठीक है। क्या सबने नोट कर लिया? तो इधर देखो मेरी तरफ, इधर देखो, इधर उधर कोई देखेगा नहीं, सही बता रहे हैं सब लोग, मेरी तरफ देखो। यहाँ पे इज लिख लो, ठीक है, इज सही से नहीं लिखा। सबने नोट कर लिया ना? Yes. अब सब लोग इधर देखो, अगर किसी ने पेन छुआ तो समझ लेना, मेरी बात समझो, नहीं तो समझा नहीं पाएंगे, फिर कहोगे कि अरे सर समझ में नहीं आया। इधर देखो, मेरी तरफ देखो, यहाँ पे बेटा हम तुम्हें कर्व देखो कैसे बना के दिखा रहे हैं। हम कर्व कैसे बना रहे हैं, देखना हम कर्व कैसे बना रहे हैं, ऐसे। तो ये कर्व ऐसे यहाँ तक, और उसके बाद एकदम से ऐसे गया, ठीक है, ये कर्व बना रहे हैं। अब आप सोचोगे ये कैसा कर्व बन गया, देखो फिर से बनाते हैं, ऐसा कर्व, सही से बन जा, गुस्सा दिला रहा है, अब सही है। तो आप सोचो ये कैसा कर्व बना है। देखो बेटा ये कर्व कब का बना हुआ है, जब आपने सोल्यूट और सॉल्वेंट को मिलाया नहीं। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ ये कर्व जो है बेटा लिक्विड का है, और लिक्विड आपका क्या था, लिक्विड आपका सॉल्वेंट था, और सॉल्वेंट बेटा आपका कैसा था, वोलाटाइल था। क्या इतनी बात सही लिखी है मैंने? Yes, sir. और ये वाला जो इस वाले पॉइंट से जो नीचे का कर्व देख रहे हो, ये आपका बेटा सॉलिड है, या फिर हम क्या बोलते हैं, ये क्या है, ये सोल्यूट है। क्या है? सोल्यूट। कोई दिक्कत तो नहीं? No, sir. अब मुझे बताओ, मेरी तरफ देखो, हम क्या बोल रहे हैं, जब आपने सॉल्यूट और सॉल्वेंट को भी अलग अलग रखा है, तो ये वाला यहाँ से कर्व ऐसे उठा हुआ क्यों दिख रहा है? क्योंकि भैया सॉल्वेंट कैसा है, वोलाटाइल, तो ऑब्वियस सी बात है टाइम के साथ उसका वेपर प्रेशर बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? Yes, sir. देख रहे हो यहाँ से इस वाले पॉइंट से लेके यहाँ तक, ये तो आपको ऐसे इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि टेम्परेचर, ये प्रेशर है इधर, ये क्या है, ये प्रेशर की लाइन है, ठीक है, और ये क्या है, ये टेम्परेचर की लाइन, क्योंकि हमें पता है हम टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ाएंगे और हमारा जो लिक्विड है, क्योंकि सॉल्वेंट है तो उसका प्रेशर भी बढ़ेगा। ये आपको गिरता हुआ कर्व दिख रहा है कि टेम्परेचर साथ क्या हो रहा है, गिर रहा है, ठीक है। तो ये तब के कर्व है जब इन्हें आपने मिलाया नहीं। अब मुझे एक बात बताओ, जब आप सॉल्यूट को सॉल्वेंट में मिलाओगे, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट को सॉल्वेंट में मिलाओगे, तो वेपर प्रेशर जो है उसका वो वोलाटाइल सॉल्वेंट के बराबर रहेगा, इससे कम हो जाएगा? कम होगा। अच्छा एक बात और, अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट पहले तो डेफिनेशन बताओ मुझे, क्या बनाओगे फ्रीजिंग पॉइंट डेफिनेशन? फ्रीजिंग पॉइंट की डेफिनेशन क्या होगा, बता दो बताओ। देखो 1 atm प्रेशर पे जब कोई लिक्विड क्या हो जाए, फ्रीज होना चालू हो जाए या फिर सॉलिडिफाई होना चालू हो जाए, उसी को तो आप फ्रीजिंग पॉइंट बोलोगे, राइट। तो इसका मतलब ये वाला जो पॉइंट है, ये 1 atm प्रेशर इधर होगा कहीं पे, ये वाला जो है यहाँ पे क्या होगा, 1 atm प्रेशर होगा, राइट। और इसे हम जब यहाँ से ऐसे करके मिलाएंगे, तो यहाँ पे जो अपने पास उस समय टेम्परेचर आएगा, उसी टेम्परेचर को हम लोग फ्रीजिंग पॉइंट बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? Yes, sir. मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर या 1 atm प्रेशर, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 atm ही होता है, इसलिए 1 atm बोल रहे हैं, चाहो तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोल दो। एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे जब कोई लिक्विड सॉलिडिफाई होना चालू हो जाए जिस टेम्परेचर पे, उसी को तो आप फ्रीजिंग पॉइंट बोलोगे, ठीक है। तो ये जो पॉइंट हो गया, क्या हो गया, फ्रीजिंग पॉइंट हो गया किसका, इस वाले सॉल्यूट और सॉल्वेंट। मतलब ये वाला लिक्विड यहाँ से यहाँ तक लिक्विड था, और फिर उसके बाद सॉलिड बनना चालू हो गया, तो सॉलिड बनना चालू हुआ, तो जिस पॉइंट पे वो सॉलिडिफाई होना चालू हुआ उसे हम लोग क्या बोलेंगे, उसे हम लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे, फ्रीजिंग Freezing पॉइंट। point. मुझे बताओ वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है? 0 डिग्री। 0 डिग्री नहीं होता है, ठीक है। देखो वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट बेटा स्टार्ट होता है 4 डिग्री से, जो आपका वाटर है वो 4 डिग्री सेल्सियस से फ्रीज होना चालू होता है और 0 डिग्री सेल्सियस तक फ्रीज होता है। और जैसे टेम्परेचर आप माइनस में लेके जाओगे, जो बर्फ है वापस से पानी बन जाती है, ठीक है। ध्यान रखना, फिर से सुनो, अब आपको हजम नहीं हो रही है, ऐसे कैसे, हमारे यहाँ बर्फ में तो, हमारा तो फ्रीजर माइनस में चलता है। देखो मेरी बात सुनो,
जो आपका 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, यहां से पानी आपका जमना चालू हो जाता है, मतलब फ्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। कहां तक फ्रीज होता है? 0 डिग्री सेल्सियस तक। जैसे ही टेम्परेचर आप माइनस में कर दोगे तो आपकी जो बर्फ है फिर से पानी बन जाती है। अब आप कहोगे सर फिर तो अलास्का वगैरह जो जहां बहुत ठंडे हैं वहां पे फिर कैसे ऐसे मतलब बर्फ बर्फ जम पानी के ऊपर बर्फ जम जाती है? तो ध्यान से देखो, पानी के ऊपर बर्फ जमती है। पानी की जो ऊपर वाली लेयर होती है ये सिर्फ ये क्योंकि वेपर्स होता है यहाँ पे टेम्परेचर कम होता है, ठीक है, तो यही सिर्फ वेपर बनती मतलब बर्फ बनती है। उसके नीचे का तोड़ो से नीचे पानी होता है और उसका टेम्परेचर माइनस में होता है। अगर उंगली डाल के निकाली ना तो हाइपोथर्मिया हो जाएगा बहुत तगड़ा वाला, समझे? Yes, sir. ठीक, Yes, sir. इतनी बात क्लियर है? अच्छा, अब मेरी Yes, मुझे एक बात बताओ, हम जब बात करेंगे बेटा सॉल्यूशन की, तो सॉल्यूशन का मतलब क्या होगा? इसका जो आप कर्व देखोगे वो बेटा कुछ ऐसा दिखेगा आपको। अलग कलर्स करते हैं, इसे थोड़ा अलग कलर से करते हैं। देखो, जब आप सॉल्यूशन का कर्व देखो तो आपको ऐसा दिखेगा, कुछ इस टाइप से दिखेगा, इस टाइप से। ये कर्व किसका? ये बेटा सॉल्यूशन का कर्व है। अब आप बोलो सॉल्यूशन का कर्व नीचे क्यों आया? क्योंकि भैया ये वाला कर्व देखो, ये वाला कर्व किसका? सॉल्वेंट का। सॉल्वेंट कैसा? वोलाटाइल। तो ऑब्वियस सी बात है सॉल्वेंट में सॉल्यूट तो है ही नहीं, उसका उसका Yes, वेपर sir. प्रेशर ज्यादा होगा। और सॉल्यूशन के अंदर क्या? सॉल्यूट भी है। सॉल्यूशन के अंदर क्या है? इसके अंदर बेटा सॉल्यूट भी है प्लस इसके अंदर सॉल्वेंट भी है। और दूसरी बात, सॉल्यूट आपका कैसा है? सॉल्यूट आपका कैसा है? नॉन वोलाटाइल। तो ऑब्वियस सी बात है कि जो सॉल्यूशन का कर्व होगा उसका वेपर प्रेशर कम होगा कि नहीं होगा? बताओ। Yes, ठीक है, sir. तो इस वाले पॉइंट को जब इसने आके सॉलिड को टच किया तो इस वाले पॉइंट को आके हम जब मिलाएंगे तो क्या हुआ? यहाँ पे क्या आ जाएगा? टी। इसे टीएफ नॉट मान लो, इसे मान लिया हमने टीएफ। ठीक है, ये हो गया टीएफ अपने पास। तो बताओ बेटा, इसका फ्रीजिंग पॉइंट कम हुआ कि ज्यादा हुआ? कम हुआ ना। टीएफ नॉट की वैल्यू ज्यादा है। टीएफ नॉट क्या था? प्योर सॉल्वेंट से जब सॉल्यूट बन रहा था उसका फ्रीजिंग पॉइंट था। और जब हमने सॉल्यूशन में देखा तो सॉल्यूशन में तो टेम्परेचर का टीएफ है, टीएफ मतलब कम हो गया। इसका मतलब यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है हम लोगों को कि बेटा जो टीएफ नॉट है वो ग्रेटर देन है टीएफ से। सबको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? बताओ। Yes, sir. जब अगर यहाँ पे डेल्टा टीएफ निकालोगे, व्हाट इज डेल्टा टीएफ? तो डेल्टा टीएफ का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बेटा? TF naught minus TF. बिल्कुल सही, टीएफ नॉट माइनस टीएफ। यही तो आपकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, यही अपनी क्या है? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। पिछला फॉर्मूला देखो, पीछे हम लोगों का फॉर्मूला का एक तो देखो, ये अपना दूसरा फॉर्मूला था, सेकंड फॉर्मूला था ये वाला। स्टार नहीं बना उससे। देखो, ये था अपने पास सेकंड फॉर्मूला। ठीक है, पहला फॉर्मूला क्या था? पहला फॉर्मूला था, बोलो पहला फॉर्मूला बताओ, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर वाला बताओ। एक्स ए का फॉर्मूला हम लोगों ने क्या निकाला था? पी नॉट ए Not A. माइनस का पीटी अपॉन में पी नॉट है, यही तो निकाला था। Yes, sir. या फिर से पीटी को पीएस बोल दो। पीटी का मतलब टोटल प्रेशर, या फिर पीएस मतलब प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, कुछ भी लिख दो, यही तो निकाला था। तो पहला फॉर्मूला वो था, दूसरा फॉर्मूला हो गया ये वाला, और तीसरा फॉर्मूला हो गया अभी हम लोगों ने जो निकाला ये वाला, ये हो गया थर्ड फॉर्मूला बेटा। अब क्योंकि बेटा डेल्टा टीएफ भी, आप ये डेल्टा टी भी मैंने लिख दिया, ये डेल्टा टीएफ होगा, है ना? डेल्टा टी एफ होगा। अब मेरी बात सुनो, जैसे आपका डेल्टा टीबी मोलैलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, वैसे ही आपका डेल्टा टीएफ जो होगा वो भी मोलैलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। क्योंकि भैया ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? जो जो क्या Number of solute. पार्टिकल पे डिपेंड करती है। तो ये एम पे डिपेंड करेगा ही करेगा। ठीक है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी एम, इतना ठीक है। अब जब आप प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाओगे तो बेटा क्या लगाएंगे हम लोग? कांस्टेंट लगाएंगे के। और क्योंकि ये फ्रीजिंग पॉइंट है तो कांस्टेंट क्या हो जाएगा? एफ हो जाएगा, और साथ में एम हो जाएगा। अब अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ बेटा के एफ क्या है यहाँ पे, तो बता सकते हो के एफ क्या है? Yes, sir. क्या क्या है? मोलल आगे Compression constant. डिप्रेशन कांस्टेंट। भैया देखो पीछे पन्ना पलटो, के भी क्या था? मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, क्योंकि वहां पे एलिवेशन हो रहा था बॉइलिंग पॉइंट में। यहाँ पे क्या हो रहा है? डिप्रेशन हो रहा है फ्रीजिंग पॉइंट में। इसे हम लोग क्या बोलेंगे? इसे हम लोग बोलेंगे मोलल मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट। Constant. मोलल डिप्रेशन Constant. कांस्टेंट, मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट। समझ में आ गई बात? और हम लोग बेटा इसे और एक नाम से जानते हैं, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। ठीक है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? क्रायोस्कोपिक। Nice. क्रायो दिख रहा है नीचे? Yes, sir. क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट किसी भी नाम से पूछा जा सकता है, इतना नोट कर लो। Yes, sir. तो तीन कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हो गई खत्म। बताओ तीनों समझ में आई कि नहीं आई? Yes, sir. Yes, और बेटा sir. ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इन ग्राफ को दिमाग में एकदम छाप लो। अगर कहीं दिक्कत हो अभी बता सकता हूं मैं फिर से। ठीक है, ओके आकाश? सर रिपीट कर दो एक बार। हाँ, तुम लोग नोट एक बार जल्दी से नोट कर लो, फिर रिपीट करते हैं। जल्दी से एक बार नोट कर लो सब लोग, मुझे कंफर्मेशन दो नोट हो जाने का कि हाँ नोट हो गया, फिर हम करते हैं।
Sir, done. Yes, sir. हो गया ना? चलो अब मेरी बात सुनो। बात ये थी कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब क्या है। तो सबसे पहले तो पता करना था फ्रीजिंग पॉइंट क्या है। तो 1 atm प्रेशर पे जब कोई भी लिक्विड जब सॉलिडिफाई होना चालू होता है उसे बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। अच्छा, फिर बात आती है इस ग्राफ की। तो हमने इस ग्राफ को ऐसे ऐसे करके क्यों बना रखा है, ऐसे करके ये चिड़िया की तरह क्यों बना रखा है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे दो फेजेस है। दो फेजेस का मतलब क्या कि इस वाले पॉइंट से लेके ए से लेके बी तक, ये वाला फेज कौन सा है, लिक्विड का फेज है। और ए से लेके सी तक ये वाला कौन सा फेज है, ये भैया सॉलिड का फेज है। ए से सी क्या है, सॉलिड। ए से बी क्या है, सॉल्वेंट मतलब लिक्विड। तो हो क्या रहा है कि अभी लिक्विड और सॉलिड सॉलिड आपका अलग अलग है। तो ऑब्वियस सी बात है, लिक्विड को हमने ऐसे कर्व करके बनाया, इसका मतलब क्या है, टेम्परेचर के साथ प्रेशर बढ़ रहा है लिक्विड का, क्योंकि लिक्विड कैसा है, वोलेटाइल है। और सॉलिड नॉन वोलेटाइल होता तो उसे कर्व उसका हमने एकदम से नीचे गिरा रखा है कि वो प्रेशर उसका, भैया नॉन वोलेटाइल है, नॉन वोलेटाइल प्रेशर तो निकलेगा नहीं। अब मेरी बात सुनो, फिर हमने क्या किया, सोल्यूट और सॉल्वेंट को दिया मिला। तो जब सोल्यूशन बनाओगे बेटा, तो सोल्यूशन में जब तुम सोल्यूट और सॉल्वेंट को मिलाओगे तो उसमें क्या होगा, क्योंकि नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है तो क्या होगा, ओवरऑल प्रेशर कम होगा कि नहीं होगा। Yes, sir. तो उसी के लिए हमने क्या करा, इस वाले कर्व को हमने ऐसे नीचे गिरा दिया, समझे। इस वाले कर्व को हमने क्या करा, ऐसे नीचे के लिए गिरा दिया। कौन सा वाले कर्व को, ये येलो वाला जो कर्व दिख रहा है, ये सॉल्यूशन का कर्व है ना। तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर सोल्यूट जो सॉल्वेंट वाला है उससे तो कम ही होगा ना, ऐसा हमने दिखा दिया। ठीक समझे, बोलो इतनी बात क्लियर है। Yes, sir. अब बात ये आती है कि इस ये 1 atm प्रेशर रहा होगा ना, यहाँ पे क्या रहा होगा, 1 atm प्रेशर। तो 1 atm प्रेशर पे इसके टेम्परेचर को फ्रीजिंग पॉइंट, और जब इस ये वाला जो कर्व आके जब सॉलिड से मिलेगा तो उस वाले टेम्परेचर पे जो इसका पॉइंट होगा इसका फ्रीजिंग पॉइंट होगा। तो हमने देखा कि यहाँ पे टीएफ नॉट की वैल्यू क्या है, टीएफ से ज्यादा, क्योंकि टीएफ नॉट आगे है टेम्परेचर वाली लाइन में, टीएफ पीछे है। राइट कि रॉन्ग। Right. तो डेल्टा टीएफ निकालेंगे तो क्या करेंगे, ज्यादा वाले में से कम वाले को माइनस करेंगे, मतलब टीएफ नॉट में से टीएफ को माइनस कर देंगे। और हमें जैसा कि पता है कि क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज डिपेंड करती है किस पे, नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल के ऊपर, यानी कि डेल्टा टीएफ जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, एम के। ज्यादा तेज तो नहीं बोलना है। No, sir. Sir. तो हंस क्यों रही हो तुम। चलो देखो, तो प्रोपोर्शनैलिटी का साइन जब हटाएंगे तो एक कांस्टेंट लगाएंगे के और एफ। एफ क्यों, क्योंकि फ्रीजिंग पॉइंट। तो केएफ को क्या बोलते हैं, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। और के बी क्या होता है, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, क्योंकि वहां पे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। इतना क्लियर है कि नहीं। Yes, sir. ठीक है, तो बस इतना नोट हो गया, बताओ मुझे। Yes, sir. Yes, sir. Done. चलो अब हेडिंग डालो ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर, तुम लोग बायो वाले हो ना सब। Yes, तो मुझे sir. बताओ Yes, ऑस्मोसिस क्या होती है, ऑस्मोसिस क्या होती है। Movement from The movement of water molecules from higher water concentration to lower water concentration. Sir, osmosis होती है the phenomena of the flow of solvent through a semi-permeable membrane from pure solvent of the solution is called osmosis. अब तगड़ी डेफिनेशन याद कर रखी तुम लोगों ने। इतनी अंग्रेजी बोल दी, चलो भैया हम तो घबराए गए एक बार। देखो बिल्कुल सही बताया जिसने बताया। तो ऑस्मोटिक प्रेशर से पहले यहाँ पे एक हेडिंग पड़ जाएगी, ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस, और यहाँ पे हम बेटा एक डेफिनेशन लिख रहे हैं, क्योंकि तुम लोगों ने डेफिनेशन इतनी अच्छी अच्छी सुनाई, तो थोड़ी डेफिनेशन हम भी सुनाएंगे। तुम्हें बताना वो डेफिनेशन सही है कि गलत है। तुम्हें बस इतना बताना, देख के डेफिनेशन मैंने जो लिखी है वो सही है कि गलत है, ठीक है। देखो मैं क्या लिख रहा हूँ, द फ्लो ऑफ लिक्विड, ठीक है, फ्रॉम lower concentration to higher concentration. The flow of liquid from lower concentration to higher concentration is called osmosis. Osmosis. अब तुम्हें ये बताना है कि डेफिनेशन सही लिखी कि गलत लिखी है। गलत है। सही है ये। No, sir. लिक्विड का फ्लो लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन होता है। No, sir. Higher concentration to lower concentration होगा। लिक्विड का फ्लो तो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन होता है ना। लेकिन अगर हम क्या करें, लोअर कंसंट्रेशन और इसके आगे, लोअर कंसंट्रेशन के आगे ब्रैकेट में, यहाँ ब्रैकेट में हम क्या लिख रहे हैं, सॉल्यूट। यहाँ पे ब्रैकेट में क्या लिख रहे हैं, सोल्यूट। और हायर कंसंट्रेशन के आगे ब्रैकेट में क्या लिख रहे हैं, Solvent. सॉल्यूट ही लिख रहा है बेटा, सॉल्यूट ही लिख रहा है। अब बताओ डेफिनेशन सही है कि गलत है। सर अब सही है। अब सही है। यस सर। ऐसे समझ में नहीं आएगा बच्चों, हमें डायग्राम बना के दिखाना पड़ेगा, ठीक है। एक चलो हम डायग्राम बनाते हैं, एक डायग्राम बनाते हैं, फिर समझते हैं क्या कहना चाह रहा है कवि, कहना क्या चाह रहे हैं वो समझते हैं, ठीक है। देखो मैंने क्या करा, एक डायग्राम बना लिया, ठीक है भाई, ये रहा डायग्राम। और क्या कर सकते हैं इसमें, जो है थोड़ा सा जो है
अपनी आर्ट दिखाते हैं। ये कम ज्यादा हो गया ना, एक तरफ ज्यादा एक तरफ कम। चलो ठीक है, और इसे क्या करते हैं, इसे ऐसे करके थोड़ी सी आर्ट है ना, तुम डरना नहीं मेरे से, ये आर्ट बहुत बेकार सी है। लो थोड़ा वो भी करेंगे, चलो ठीक है। ये है क्या, ये एसपीएम है। एसपीएम का मतलब सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहा हूँ एसपीएम। और एक लिक्विड हमने यहाँ पे भर दिया, एक लिक्विड हमने यहाँ पे भर दिया, ठीक है। बहुत प्यारा सा सुंदर सा लिक्विड हमने भर दिया यहाँ। अरे यार लिक्विड सुंदर नहीं होते हैं क्या, कैसी बातें कर रहे हो, होते हैं। Sir, yes. तो हर चीज में हाँ मिला रहे हैं। लिक्विड कौन सा सुंदर होता है, कुछ भी यार, कुछ भी। देखो और यहाँ पे क्या कर रहा हूं मैं, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे हमने ये वाला कलर भी भर दिया, और इसके संग क्या करेंगे, थोड़ा टाइम लग रहा है ना, बट ठीक है, डायग्राम भी अच्छा बनेगा अपना। और इसके सामने क्या करो, सॉल्यूट भी डाल दे, सॉल्वेंट भी है और सॉल्यूट भी है, ठीक है। बस तुम समझते रहना बात, हम तुम्हारी डेफिनेशन को थोड़ा सा सही करना चाहते हैं, बस दैट्स इट। कोई बच्चा कुछ पूछना चाह रहा है, सर अक्सर डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस में काफी बंदे पजल होते हैं। देखो हम बता, टेंशन नहीं लो, कभी वो टेंशन लेने की जरूरत नहीं। इधर देखो, इधर देखते जाओ, बस 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 इधर देखते जाओ, ठीक है। ये दो आप सुनते रहना, मेरी बात सुनते रहना। ये बेटा क्या है, ये वाला जो पार्ट आप दे रहे हो कंपार्टमेंट राइट वाला, ये है प्योर सॉल्वेंट। दिस इज और लिख दिया मैंने, प्योर लिखना था, दिस इज प्योर सॉल्वेंट, दिस इज प्योर सॉल्वेंट। और ये वाला जो कंपार्टमेंट आप देख रहे हो, ये क्या है, ये आपका सॉल्यूशन, सॉल्यूशन। अब जरा डेफिनेशन को पढ़ो, पहले तुम बता दे, तुम्हें पहले तुम्हें बताना चाहेंगे कुछ। देखो क्या बताना चाहेंगे कि भैया ये जो है फ्लो ऐसा होता है, ठीक है। अभी एरो बनाएंगे तब बताना, अभी नहीं। तो ऐसा मतलब कैसा, देखो ऐसा मतलब, ऐसा मतलब ये वाला। अब देखो मतलब सॉल्वेंट, सॉल्वेंट जो है उससे फ्लो होता है थ्रू द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, जैसे हम लोगों ने एसपीएम लिख रखा है, किधर की तरफ, सॉल्यूशन की तरफ। मतलब होता क्या है कि जो प्योर सॉल्वेंट है, सुनना मेरी बात बहुत ध्यान से, जो प्योर सॉल्वेंट है वो एसपीएम के थ्रू ऐसे फ्लो करता है, किधर, सॉल्यूशन की तरफ, ठीक है। ये इसी को ऑस्मोसिस बोलते हैं। लेकिन डेफिनेशन क्या लिखी हुई है, अच्छा एक बार बताओ, यहाँ पे कंसंट्रेट, यहाँ पे सिर्फ प्योर सॉल्वेंट है ना, तो यहाँ पे प्योर सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन कैसी, हाई है कि नहीं है, बताओ। यहाँ पे प्योर सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन हाई है, और यहाँ पे सॉल्यूशन है, तो सॉल्यूशन में तो सॉल्वेंट भी होगा, सॉल्यूट भी होगा, तो इसका मतलब यहाँ पे कंसंट्रेशन कैसी होगी, सॉल्वेंट की लो होगी। तो प्योर सॉल्वेंट से, प्योर सॉल्वेंट की हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जो फ्लो होता है लिक्विड का, उसी को हम लोग ऑस्मोसिस बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं। अब जरा मेरी डेफिनेशन पढ़ो बेटा, मेरी डेफिनेशन क्या लिखी हुई है, हमने क्या लिखा है, हमने लिखा हुआ है द फ्लो ऑफ लिक्विड फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन। लेकिन होना क्या चाहिए था, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ, सॉल्यूट भी तो लिखा हुआ है। लोअर सॉल्यूट की लोअर कंसंट्रेशन किधर है, लेफ्ट में कि राइट में, राइट सर, राइट। सॉल्यूट की लोअर कंसंट्रेशन किधर है, इधर देखो जरा। जब यहाँ पे बेटा गायत्री लेफ्ट में कैसे होगी, इधर देखो गायत्री, इधर देखो, इधर सामने देखो, जो राइट है, राइट में जो येलो कलर देख रहे हो, इसमें तो सिर्फ प्योर सॉल्वेंट है। अगर यहाँ पे सिर्फ प्योर सॉल्वेंट है तो यहाँ पे सॉल्यूट होगा क्या, क्या यहाँ पे सॉल्यूट है, सॉल्यूट यहाँ पे है ही नहीं। तो जब सॉल्यूट नहीं है तो यहाँ पे सॉल्यूट की कंसंट्रेशन क्या है, लो है। यहाँ पे सॉल्यूट की कंसंट्रेशन कैसी है, लो है। और यहाँ पे सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन में क्या, सॉल्यूट भी है, सॉल्वेंट भी है। इसका यहाँ पे जो सॉल्यूट होगा उसकी कंसंट्रेशन कैसी होगी, हाई होगी। बोलो होगी कि नहीं होगी। Yes, sir. अब बताओ क्या डेफिनेशन गलत लिखी है, No, No, sir. sir. बिल्कुल सही लिखी भाई, द फ्लो ऑफ लिक्विड फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट टू हायर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट। या तो ये लिख सकते हो, या तो जो आपने बताई वो भी लिख सकते हो। हमने ये सिर्फ इसलिए करा ताकि हम आपका एक नंबर बचा पाए। क्यों, क्योंकि मान लो अगर ये वाला स्टेटमेंट लिख के आता तो आप गलत कर देते, क्योंकि आपने तो ये पढ़ा ही नहीं। आपने क्या पढ़ रखा है, आपने तो पढ़ रखा है कि द फ्लो ऑफ लिक्विड फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन, फ्रॉम higher concentration to lower concentration। तुम लोगों ने यही वाली डेफिनेशन तो पढ़ी है बेटा, बोलो हाँ के ना। Yes, sir. ठीक है, तो गड़बड़ हो जाता है। लेकिन ध्यान रखना यहाँ पे हायर कंसंट्रेशन किसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पे बात कर रहे हैं हायर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट की और लोअर कंसंट्रेशन ऑफ
सॉल्वेंट। तो दोनों ही डेफिनेशन सही है, बस आपके समझने के ऊपर है कि आप कौन सी बात कैसे समझ रहे हो। एक स्टेटमेंट आपका 1 नंबर या 4 नंबर भी खा सकता है, ठीक है। चलो इतना नोट करो, ये था ऑस्मोसिस। अब पढ़ते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर, पहले इतना नोट करो। बढ़िया बढ़िया, एकदम साफ साफ मजेदार, एकदम नोट करो। पानी आनी बरसा तुम लोगों क्या कि नहीं? सर आज भी नहीं हुई बस बारिश, अच्छा, बहुत दिन से रोज ही बारिश हो जाती है। मजे हैं भैया, पहाड़ों के मजे तो तुम ही लोग ले रहे हो। सर डन। सुबह उठते हो जल्दी? सुबह देखते हो एकदम सूरज निकलते हुए, देखते हो नहीं देखते हो? सर Yes, sir. Yes. चलो अच्छी बात। मेडिटेशन वगैरह करा करो, खेला करो, फिजिकल गेम खेला करो, जैसे बैडमिंटन है, क्रिकेट है, ये सब खेला करो, तो थोड़ा ना फिजिकली फिट रहोगे। और जब तक फिजिकली फिट नहीं रहोगे तब तक मेंटली फिट नहीं रहोगे, है ना। स्कूल ही 7 बजे लगता है। अच्छा, स्कूल अभी चल रहा है आपका? यस Yes, सर। Yes, sir. तो ऑब्वियस सी बात है फिर तो। तेईस को पे टाइमिंग चेंज हो गई है ना स्कूल की। अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं तो समर वेकेशन कब से तुम लोगों के? सर जून या जुलाई में पड़ती है। जून 25 के बाद ही होते हैं। अच्छा, ये चक्कर है। तो सब स्कूल का अलग अलग रहता है सीन, है ना। चलो खैर, तो ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोसिस सबको समझ में आ गई ना? यस Yes, sir. ऑस्मोसिस हो गई ना। अब हम लोग देखेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर। अब हेडिंग क्या पड़ेगी? अब पड़ेगी ऑस्मोटिक, ऑस्मोटिक प्रेशर। यार वो नहीं बन रहा है हमसे, ऑस्मोटिक प्रेशर। अब ऑस्मोसिस अगर समझ लिए तो ऑस्मोसिस ऑस्मोटिक प्रेशर भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, पहले तो हम आपको समझा देते हैं एक्चुअल में है क्या। एक छोटा सा डायग्राम बनाएंगे और जल्दी बनाएंगे इस बार, देखना, देखते रहो बस तुम। मतलब इतना जल्दी भी नहीं बनेगा, बट हाँ बस बनने ही वाला है, थोड़ी देर और रुक जाओ। ज्यादा बड़ी कर दी सेमी पर मेम्ब्रेन ना। अबे ये क्या हो गया? चलो चलो, इरेजर कहाँ मिलती है यार? एक बस डायग्राम बनाना है छोटा सा, ठीक है, फिर तो बस छोटा सा काम। ये एसपीएम है, ठीक है, एसपीएम। एसपीएम का मतलब सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। सही से बनाना तुम लोग, हमने गंदा सा बनाया डायग्राम, ठीक है, तुम लोग अच्छा अच्छा बनाना। अगेन यहाँ पे क्या भरा है? प्योर सॉल्वेंट, जल्दी से भर लो। यहाँ पे क्या भरा हुआ है? प्योर सॉल्वेंट भरा हुआ है। और इधर क्या भरा हुआ है? इधर भरा हुआ है यहाँ पे सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट दो में, यानी कि सॉल्यूशन भरा हुआ है लेफ्ट में। ठीक है, यहाँ पे एक कलर को और कोई यूज कर लेते हैं, चलो ये वाला कर लो, ठीक है। और अभी हम लोग जैसा कि देख चुके हैं कि जो फ्लो होता है बेटा, वो फ्लो इधर से इधर के लिए होता है, ऐसे करके। ये फ्लो होता है, ठीक है। फिर से एक बार लिख देते हैं यहाँ पे क्या है? ये भैया प्योर सॉल्वेंट है। ये क्या है? ये है प्योर सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट। एंड दिस इज सॉल्यूशन। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना। अगर डायग्राम सबका बन गया तो अच्छी बात, नहीं बना तो पहले मुझे मेरी बात सुन लो। हम क्या कह रहे हैं कि ये जो फ्लो हो रहा है, ये जो राइट से लेफ्ट की तरफ फ्लो हो रहा है, या फिर हायर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट से लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट की तरफ जो फ्लो हो रहा है, अगर इस फ्लो को आपको रोकना है तो आप प्रेशर किधर लगाओगे? लेफ्ट वाले में या राइट वाले में? लेफ्ट वाले में ना, क्योंकि अगर तुमने यहाँ पे बेटा प्रेशर लगा दिया इधर से प्रेशर, तो और तेज फ्लो होने लगेगा, होगा कि नहीं Yes. होगा? Yes, तो हम sir. क्या करेंगे, इस फ्लो को रोकने के लिए यहाँ पे एक पिस्टन लगा के, ठीक है, यहाँ पे एक पिस्टन ऐसे लगा के यहाँ पे प्रेशर एक्सर्ट करेंगे, प्रेशर एक्सर्ट करेंगे। तो तुम्हें इस फ्लो को रोकने के लिए कितना प्रेशर एक्सर्ट करना पड़ेगा, उसी प्रेशर को बेटा हम लोग क्या बोलते हैं? ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं। आई बात समझ में आया? Yes, sir. समझे?
फिर से सुनो मेरी बात। हम कह रहे हैं जो ऑस्मोसिस की प्रोसेस हो रही है, उस ऑस्मोसिस की प्रोसेस को, या फिर ये जो फ्लो ऑफ लिक्विड हो रहा है, इस फ्लो को रोकने के लिए आपको सॉल्यूशन साइड में कितना प्रेशर एक्सर्ट करना पड़ेगा, उसी प्रेशर को हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं। क्या बहुत बड़ी बात थी? नहीं ना? तो इसमें लिखो द, डायग्राम बनाना, फिर लिखना द मिनिमम प्रेशर, द मिनिमम प्रेशर, ठीक है, विच मस्ट बी अप्लाइड, which must be applied to the solution side to prevent osmosis। बस सीधी सी बात है कि जो सॉल्यूशन साइड है उसमें आपको कितना मिनिमम प्रेशर एक्सर्ट करना पड़ा ताकि आपका ये जो फ्लो है ये रुक जाए। इसी चीज को हम लोग क्या बोलेंगे? इसी चीज को हम लोग बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। क्लियर है कि नहीं? Yes, sir. ऑस्मोटिक प्रेशर को बेटा डिनोट करते हैं सी से, और सी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, सॉरी, ऑस्मोटिक प्रेशर को डिनोट करते हैं पाई से। पाई क्या है? यही आपका ऑस्मोटिक प्रेशर है, ठीक है। पाई जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? सी मतलब कंसंट्रेशन के, एंड पाई जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? टेम्परेचर के। इक्वेशन नंबर ए एंड इक्वेशन नंबर बी। फ्रॉम ए एंड बी जब लिखेंगे, फ्रॉम ए एंड बी, तो भैया देखो क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सीटी, और प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो क्या लगाएंगे? कांस्टेंट, यानी कि सी आर टी। आर क्या है? कांस्टेंट। तो फॉर्मूला निकल के आ गया ऑस्मोटिक प्रेशर का, पाई इज इक्वल टू सी आर टी। आई बात समझ में? ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला क्या? पाई इज इक्वल टू सी आर टी। इतना क्लियर है कि नहीं? ठीक है, इतना नोट करो बेटा, डायग्राम बनाओ, नोट करो जल्दी से। इतना नोट कर लीजिए जल्दी से, फिर देखते हैं। Sir, done. हो गया ना? ठीक है, Yes, sir. अब आगे आ जाओ। अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, मतलब सॉल्यूशन कितने टाइप का होता है। तो पहले हेडिंग पढ़िए आइसोटोनिक सॉल्यूशन, दूसरी होती है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, और तीसरी होती है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। डायग्राम देखो, डायग्राम में बेटा ये है, किसने पूछा? शिवानी ने पूछा शायद ना, शिवानी। देखो डायग्राम में बेटा ये है कि देखो, ये तो हम लोगों ने पहले डायग्राम बना लिया, वही वाला है, बस इसमें प्रेशर यहाँ पे ये जो पिस्टन लगा है, ये प्रेशर और अलग से लगा, पिस्टन मत खाली ऐड हुआ है। मतलब ये कि इस वाले फ्लो को, ये जो ऑस्मोसिस का फ्लो हो रहा है, इस फ्लो को रोकने के लिए सॉल्यूशन साइड में आपको जितना प्रेशर लगाना पड़ेगा, उसी प्रेशर को ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं। बस खत्म, बस बिल्कुल पहले जैसा डायग्राम है, सब कुछ सेम है, बस यहाँ पे पिस्टन ऐड कर दो एक्स्ट्रा। पिस्टन का मतलब जिसके थ्रू प्रेशर लगाओगे, ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट पेज पे, क्या था अपने पास? हाँ, मैं बोला था टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन में एक होते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन, एक हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होते हैं? मान लो अपने पास कोई दो सॉल्यूशन है, एक अपने पास सॉल्यूशन फर्स्ट, एक अपने पास कोई सॉल्यूशन सेकंड। तो अगर इसका मान लो, इसका सॉल्यूशन का प्रेशर है, ऑस्मोटिक प्रेशर है पाई 1, इस वाले का ऑस्मोटिक प्रेशर है पाई 2। तो अगर ऐसा हुआ बेटा कि पाई 1 जो है वो पाई 2 के इक्वल हो गया, ठीक है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन। दो ऐसे सॉल्यूशन जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम हो, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? उसी को हम लोग बोलेंगे आइसोटोनिक सॉल्यूशन। और अगर अगर आपका पाई 1 जो है बेटा वो ग्रेटर देन आ गया किससे? पाई 2 से, मतलब सॉल्यूशन, किसी एक सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर किसी दूसरे वाले सॉल्यूशन से ज्यादा है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन बोला जाता है। क्या बोला जाएगा? वन इज हाइपरटोनिक। हाइपरटोनिक वो जिनकी कंसंट्रेशन ज्यादा होती है, ठीक है। और सेकंड लिखो एंड सेकंड इज हाइपोटोनिक। ठीक। अब बता दो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या होंगे बेटा? अगर सेकंड वाले सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर फर्स्ट वाले से ज्यादा हो गया, ठीक है, जिसे बोलते हैं हाइपोटोनिक। ठीक, इसमें क्या लिखेंगे? फर्स्ट इज क्या हो जाएगा? हाइपोटोनिक एंड सेकंड इज हाइपरटोनिक। इतनी चीजें और नोट कर लो जल्दी से। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन में इतना और नोट कर लो बस। आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक, ठीक है। आइसोटोनिक सॉल्यूशन वो होते हैं जहां पे दो सॉल्यूशन के ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हो? आपस में सेम हो। अगर सॉल्यूशन 1 का ऑस्मोटिक प्रेशर सॉल्यूशन 2 से ज्यादा है तो हाइपरटोनिक, और अगर सॉल्यूशन 2 का ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा है सॉल्यूशन फर्स्ट से तो हाइपोटोनिक। इतना नोट कर लो।
हो गया नोट बेटा? Yes, sir. No, sir. Sir, ठीक done. ठीक 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 ठीक। आराम से नोट करिए, कोई जल्दबाजी है ही नहीं। Sir, done. ठीक है भैया, ठीक है, डन डन डन। देखो अब हमें पढ़ना क्या है, वॉन हॉफ फैक्टर एंड एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। अब मेरी बात सुनो, हम लोग यार ये देख रहे थे कि कभी कभी पॉजिटिव डेविएशन हो रहा था, कभी कभी निगेटिव डेविएशन हो रहा था, कभी कभी क्या हो रहा था कि जो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी ऑब्जर्व है वो कुछ अलग आ रही थी, कैलकुलेटेड क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी कुछ अलग आ रही थी। तो इसका मतलब कुछ ना कुछ तो दिक्कत हो रही थी। बताओ, Yes, sir. कहने का मतलब बेटा ये है कि कहीं ना कुछ तो एबनॉर्मलिटी आ रही थी ना, तो वॉन्ट ऑफ ने वही पकड़ ली। वॉन्ट ऑफ बोले कि भैया देखो इसमें कहीं ना कहीं दिक्कत आ रही है। वो दिक्कत कितनी है? बोले देखो दिक्कत इतनी है कि जो आई है, आई का मतलब वॉन्ट ऑफ फैक्टर, आई जो कैसे निकालेंगे, नॉर्मल, तीन फॉर्मूले लिखूंगा मैं, ठीक है। एक तो मैं क्या लिख रहा हूं, नॉर्मल मोलर मास, मोलर मास अपॉन में एबनॉर्मल मोलर मास, नॉर्मल मोलर मास अपॉन में एबनॉर्मल मोलर मास, ठीक है। एक तो ये फॉर्मूला दे दिया, बोले यहां से निकाल लो। बच्चे बोले कि भैया ये वाला हमें तो समझ में आ नहीं रहा है, तो बोले रुको दूसरा फॉर्मूला दे रहा है। क्या बोले? बोले ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ऑब्जर्व, बोले ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी divided by calculated कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। समझ रहे हो बात? इनकी बात समझ रहे हो? ये क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि एरर कहां पे आ रही है, तो ये बोल रहे हैं कि जो ऑब्जर्व हुई है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी उसे आप डिवाइड कर दो, जो आप कैलकुलेट कर रहे हो उससे डिवाइड कर दो। अरे ध्यान नहीं है, पॉजिटिव डेविएशन निगेटिव डेविएशन याद है? Yes, sir. पॉजिटिव डेविएशन में क्या होता था कि हम लोग जो प्रेशर कैलकुलेट करते थे वो कम आता था, और ऑब्जर्व जो प्रेशर होता था ज्यादा आता था। मतलब लैब में जो ऑब्जर्वेशन होती थी प्रेशर की वो ज्यादा होती थी, कैलकुलेशन कम होती थी। नेगेटिव में कैलकुलेशन कम और प्रेशर, सॉरी कैलकुलेशन ज्यादा और प्रेशर कम। तो ये क्या कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं एरर आ रही है ना उसमें, तो कह रहे हैं क्या करो, जो ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी उसे डिवाइड कर दो किससे, कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से। बच्चे बोले कि भैया आप ये कैसे करेंगे, तो बोले ऐसा कर लो ऐसा कर लो। बोले क्या करना है, बोले टोटल नंबर ऑफ मोल्स, टोटल नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन, आफ्टर डिसोसिएशन या फिर एसोसिएशन, डिवाइडेड बाय, क्या रहा है, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स बिफोर एसोसिएशन और डिसोसिएशन। कह रहे हैं इनमें से तीन में से कोई भी फॉर्मूला यूज करो और बेटा अपना क्वेश्चन सही कर दो। इतनी बात तो मानोगे इनकी नहीं मानोगे? बताओ। कह रहे हैं ये वाला लगा लो या ये वाला लगा। तो हमें क्या करना है बेटा, हमने कितनी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी अभी तक, बता दो जल्दी से। 4. 4 पढ़ी है। तो उन 4 में आपने जो फॉर्मूले पढ़े हैं वो सबके सब फॉर्मूले, अभी तक हम लोगों ने जितने फॉर्मूले पढ़े वो सबके सब गलत है। उन सारे फॉर्मूले को हमें क्या करना है, ठीक करना है, समझे? उन फॉर्मूले से आपका क्वेश्चन नहीं लगेगा। कितनी ठीक करना है, क्या ठीक करना है, अभी हम बताते हैं। पहले इतना नोट करो जल्दी से। सर फैक्टर से पहले क्या लिखा हुआ है? सबसे ऊपर बॉन्ड, VONT अपॉस्ट्रोफी S, बॉन्ड्स ऑफ फैक्टर। मेरी राइटिंग दिन पे दिन बहुत गंदी होती है। बॉन्ड्स ऑफ HOFF, बॉन्ड्स ऑफ फैक्टर, बॉन्ड्स ऑफ फैक्टर एंड एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, ये तीन फॉर्मूले जल्दी से नोट करो। सर 1 मिनट, प्रीवियस स्लाइड भी निकाला। यस सर। तुम लोगों को एक्स्ट्रा स्किल्स कुछ आती हैं? No, sir. अरे नो सर क्या? एक्स्ट्रा स्किल का मतलब कुछ भी, लाइक गिटार बजाना, सिंगिंग, डांसिंग, स्विमिंग, ऐसा कुछ आता है? यस पेंटिंग, ड्राइंग, लैंग्वेज, Yes. कोई अगर अलग कोई लैंग्वेज आती वो आती है? कोई भी डिफरेंट लैंग्वेज, हिंदी इंग्लिश के सिवा? Yes, sir. अरे तुम लोगों को पहाड़ी आती है? Yes, sir. Yes, sir. पता Yes. है? नहीं आती है? Sir, अरे, आती है. आती है.
तनिषा कह रही पेंटिंग एंड कोरियन लैंग्वेज, कोरियन लैंग्वेज आती है। पूर्णिमा सिंगिंग आती है पूर्णिमा को। पता ऐसा ऑब्जर्व किया गया साइंटिफिकली कि जो बच्चे जैसे नॉर्मल, जैसे उन्हें सिर्फ हिंदी एक ही लैंग्वेज आती, फॉर एग्जांपल हिंदी मान लो, ठीक है, और अच्छा ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो सिर्फ तो इनके कंपेयर में जो ऐसे बच्चे हैं जिन्हें मल्टीपल लैंग्वेज आती है, जैसे हिंदी भी आती है, इंग्लिश भी आती है, या फिर कोई साइड लैंग्वेज जैसे पहाड़ी आ गई, या फिर मान लो तमिल आ गई, तमिल लैंग्वेज हालांकि नहीं होती बट फिर भी ठीक है, फ्रेंच लैंग्वेज सीख रही ओके शिवानी, ठीक है, या फ्रेंच हो गई, चाइनीज हो गई, कोई भी लैंग्वेज तुमने अगर अलग कोई एक लैंग्वेज सीख रखी है तो तुम्हारा पता माइंड जो है ज्यादा एक्टिव रहेगा, ठीक है। डांसिंग, पेंटिंग एंड स्विमिंग तीनों चीज आती है मानवी शर्मा को, और गायत्री को पेंटिंग, डांसिंग, सिंगिंग, प्लेइंग। तो बहुत अच्छी बात है। किन्नौरी भी आती है सर, ओके ओके, बस 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 मैंने सुन लिया, बस सुन लिया मैंने, डांसिंग, सिंगिंग, ठीक है। तो इसलिए कुछ एक्स्ट्रा स्किल्स जरूर सीखो, ठीक है, गिटार प्ले करना सीख लो, म्यूजिक सीखो, मतलब गाना डांस करना, या फिर कोई लैंग्वेज सीख लो तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि अगर लैंग्वेज सीख ली बेटा ना, आपने नहीं बताया अपना, अच्छा उसे मेरा जानना है, उसे अपना नहीं बताना है, हमें भैया आती, पता कौन सी आती है हमें, एक आती है हिंदी और दूसरी आती है गौवा वाली हमें दो ही आती है, एक हिंदी और एक उससे, मतलब एक हिंदी तो स्टैंडर्ड अपना हिंदी है हम बताने, है ना, और एक हिंदी आती है, एक हमारी गाँव वाली आती है, वो दो ही आती है भैया, और हमें नहीं आती कुछ, ईमानदारी से बता रहा, मानो चाहे ना मानो। खैर तो दूसरी कौन सी है? एक हिंदी और दूसरी गाँव वाली, गाँव की लैंग्वेज जो होती है। तो गाँव वाली कौन सी? गाँव वाली अब हम बोल के नहीं बता सकते, सॉरी, चलो खैर, तो आगे आ जाओ। अपना भी ऐसे ही सर, अरे और क्या है, लेकिन सीखना सीखना जरूर सीखना, ठीक है। कोई भी फ्रेंच सीखो, फ्रेंच सीखो सबसे अच्छी है, फ्रेंच लैंग्वेज सीख लो, तुम सही बता रहे, मजा आ जाएगा। कोई भी एक्स्ट्रा लैंग्वेज जरूर सीखो, यूट्यूब वगैरह सीख लो, कहीं से सीखो यार, आज तो तुम्हारे पास इतनी सारी चीजें हैं, ठीक है। खैर तो अपने चैप्टर में आगे बढ़ते हैं, चैप्टर आज ही खत्म करना है, इतनी बातें करेंगे चैप्टर खत्म नहीं हो पाएगा। चलो फिलहाल तो अब इन्होंने क्या करा, आई की कुछ कुछ वैल्यूज बता दी, एक बताई एसोसिएशन के लिए, एक बताई डिसोसिएशन के लिए। मान लो अपने पास कोई एक रिएक्शन है एन, ठीक है, और ये कन्वर्ट हो रहा है, ये डिसोसिएट हो रहा है, डिसोसिएट का मतलब ये Na का फॉर्मेशन कर रहा है। फॉर एग्जांपल जैसे Cl2 है, इसे डिसोसिएट करो किस में जाएगा, 2Cl नेगेटिव में जाएगा, तो ये 2 क्या है, ये N ही तो है। समझ गए हैं क्या बोलना चाह रहे हैं हम? यस सर। ठीक है, तो डिसोसिएशन का मतलब समझा रहे थे, ठीक है। तो मान लो ये है, अब हमने क्या करा, हमने कहा भैया देखो, भैया देख लो, हमने कहा एन इनिशिएशन मतलब इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स क्या है, इसका तो 1 होगा, ये जो अब जब टाइम टी 0 है तो ये तो कुछ बने ही नहीं होगा, बना होगा क्या, नहीं। और फाइनल नंबर ऑफ मोल्स एन टी पे, टाइम टी पे कितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे, मान लो अगर ये क्या हुआ, ये x बन गया, n को ऐसे लिख दो, तो कितना हो जाएगा, ये 1 माइनस का x हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हमें बॉन्ड ऑफ फैक्टर निकालना है। बॉन्ड ऑफ फैक्टर निकालने के लिए फॉर्मूला ढूंढेंगे, कौन सा फॉर्मूला लगाओगे बेटा, कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, इन तीनों में से कौन सा लगाएंगे, ये वाला फॉर्मूला, ये वाला आपको याद करना है 101%। देखो क्या लिखा हुआ है, कह रहा है टोटल नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन, आफ्टर डिसोसिएशन टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने, देखो बताओ। शांति पड़ गई एकदम बेटा। देखो ये वाले जो मोल्स है इनिशियल मोल्स है, तो ये डिसोसिएशन के पहले वाले मोल्स हैं, ये वाले 1 और 0, ठीक है। और उसके नीचे जो लिखा है 1 माइनस एक्स और एन एक्स, ये क्या है, ये आफ्टर डिसोसिएशन वाले है ना। तो क्या करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स को ऐड करते हैं, कब, आफ्टर वाले को। अरे फॉर्मूला पढ़ लो पीछे यार, क्या लिखा है, टोटल नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ बिफोर डिसोसिएशन। तो डिसोसिएशन वाले केस में क्या करेंगे भैया, देखो 1 माइनस का एक्स प्लस का एन एक्स डिवाइडेड बाय, इन दोनों को ऐड करा पहले आफ्टर वालों को, अब इन्हें बिफोर वालों कर लो, मतलब 1 प्लस 0 को कर लो, 1 प्लस 0 कितना आ जाएगा बेटा, 10, 1, ठीक है। तो आई का फॉर्मूला यहां से क्या निकल के आया, 1 माइनस का एक्स प्लस का एन एक्स। हम तुम्हें बता रहे हैं इस वाले फॉर्मूले से डायरेक्ट क्वेश्चन हम लोग लगाएंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन, इसलिए इसे बॉक्स में बंद करो और यहाँ पे लिख दो 100%, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछे यहाँ पे x क्या है, तो x है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, DOD, सही से लिखना तुम लोग, x क्या है, DOD, DOD का मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, हम लिख ही देते हैं यार, हम कहीं पे लिख ही देते हैं, x क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, x क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ठीक है। और हाँ भैया n क्या है, कोई बता सकता है n क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, सिर्फ प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स, मतलब ये जैसे फॉर एग्जांपल AlCl3 लिखा हुआ है, AlCl3, इसे ब्रेक कर दें हम, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, Al3 पॉजिटिव प्लस का 3Cl नेगेटिव। बताओ n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू कितनी है, प्रोडक्ट में कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं, देखते क्यों नहीं हो, प्रोडक्ट में देखो 3Cl
3 Cl और 1 Al, कितने हो गए? 4। समझ गए n क्या होगा? n कैसे निकालोगे, समझ में आया? Yes, sir. बहुत अच्छी बात है, जल्दी से नोट कर लो छोटे बच्चों फटाफट। ये वाला डिसोसिएशन वाला कर लो, डिसोसिएशन हो जाए बताओ, एसोसिएशन पे आ जाए। सर कर लिया। सर आपने इज इक्वल टू से पहले क्या लिखा है? इज इक्वल टू से सर आई, बीच में जो आपने बॉक्स में बेटा रख दिया आई, हुआ। आई इज इक्वल टू, इतना अच्छा सा आई बनाया, इसमें आई नहीं दिख रहा है क्या? और ये सी लग रहा है। अरे इसके ऊपर ऐसे बिंदी भी तो लगी है, देखो ना आई, ये बहुत क्लासिक वाला आई बनाया मैंने। तुम लोग अब चाह रहे हो अच्छा वाला एकदम सीधा वाला बनाए, हम थोड़ा फैशनेबल आदमी, देखो तुम ऐसे चाह रहे हो ऐसे बनाने सर, ऐसे हम ये वाला बना रहे हैं, ये देख रहे हो कितना क्लासी, बता खुद ही बताओ, अच्छा ये वाला अच्छा लग रहा है कि ये वाला अच्छा लग रहा है? सर नीचे वाला अच्छा लग रहा है। दूसरा वाला। यही यही तो बात है, थोड़ा मतलब समझ लो डिजाइनिंग में आओ। हो गया क्या सबका? Yes, Yes, sir. sir. अब देखो ये तो हमने पढ़ा किसके लिए, डिसोसिएशन। एसोसिएशन मतलब फॉर्मेशन होना, मतलब क्या होगा यहाँ पे, ये हो रहा होगा भैया कि Na जो है Na वो कन्वर्ट हो रहा होगा किसमें, An में। An में मतलब अभी जो रिएक्शन लिखा है उसको उल्टा कर लो। ओके ओके ठीक है, Na जो है कन्वर्ट होगा किसमें, N में। इसका मतलब क्या होगा यहाँ पे भैया, जो इनिशियल मोल नंबर ऑफ मोल्स की बात करेंगे कितना हो जाएगा 1, ये कितना होगा 0। यहाँ से अगर A की वैल्यू निकालें बेटा कितना हो जाएगा, A इक्वल टू क्या हो जाएगा बता दो, A इक्वल टू कितना हो जाएगा जल्दी बताओ, 1/n An हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ठीक है, Yes, sir. तो अगर मान लो ये x फॉर्मेशन हो तो n तो डिवाइड में रहेगा ही, तो ये कितना यहाँ से रिड्यूस कितना होगा 1 - x ही जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा nt पे, ठीक है nt पे, बस खत्म बात। ठीक है, तो इसके लिए फॉर्मूला निकालो, i इक्वल टू क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन। आफ्टर डिसोसिएशन मतलब जोड़ दो इसे, 1 माइनस का x प्लस का क्या करेंगे n, सॉरी x अपॉन n, x अपॉन में n, और अपॉन में क्या आ जाएगा 1 प्लस 0। यहाँ से जब तुम i का फॉर्मूला निकालो कितना आएगा बताओ जरा, i का फॉर्मूला कितना आएगा, आ जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन में n माइनस का 1 और यहाँ पे x। ठीक है, ये फॉर्मूला अपना, तुम्हें दो फॉर्मूला याद रखने, एक वो वाला और एक ये वाला, Yes, sir. ये इन दोनों फॉर्मूले को याद कर लो। ठीक है, Yes, sir. जल्दी जल्दी और इतना कर लो, फिर बताओ। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन लगेंगे, बताओ रहा तुमने नोट्स अपने स्टार्ट नहीं बना समझ लेना, हम वाला पन्ना फाड़ के कॉपी में फिर से तुमसे लिखवाएंगे, मतलब ऐसा हम बोल सकते हैं सिर्फ। Yes, sir. हो गया इतना? Yes, sir. Yes, sir. चलो भैया, बोरियत तो नहीं आ रही, बताओ डांस वांस करके दिखा दें? No, sir. ठीक है तनिष्का बेटा, मैं हमने इतना कहा कि आपको ये दोनों फॉर्मूले अच्छे से नोट कर लेने कॉपी पे, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन हम लोग लगाएंगे। ठीक है, बाकी ऐसा कुछ एसोसिएशन का समझाई दिया, डिसोसिएशन में इसका उल्टा हो जाता है बस। ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट पेज पे। अब मेरी बात सुनो, तो वॉन हॉफ ने क्या बताया कि कुछ ना कुछ एरर हो रही है, यही तो बताया। अब उस एरर को हमें ठीक करना है, तो एरर को कैसे ठीक करेंगे ये देखना है बस अपने को। ठीक है, एरर को कैसे ठीक करा जाए, तो मेरी बात सुनो, अपने लोगों ने 4 फॉर्मूले पढ़े थे। ठीक है, हम लोगों ने 1 2 3 और 4, 4 ही तो कोरिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी थी। पहली कौन सी पढ़ी थी, RLVP, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। दूसरी कौन सी पढ़ी थी, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। दूसरी कौन सी पढ़ी थी, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ये तो पढ़ी थी। चौथी कौन सी पढ़ी थी, ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर, यही तो पढ़ी थी भैया। Yes, sir. अब Yes, sir. जल्दी से बताओ, हमें जल्दी से बताओ, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर फॉर्मूला बताओ क्या था। A equal to P हाँ P naught A P naught minus A P. plus PT divide P naught A. माइनस का P naught A. यही तो था फॉर्मूला। तो वॉन हॉफ ने पता क्या कहा, वॉन हॉफ ने कहा पूरा फॉर्मूला सही है, पूरा फॉर्मूला सही, कुछ गलती नहीं, बस आई से मल्टीप्लाई कर दो, बस इतनी सी बात है, सिर्फ आई से मल्टीप्लाई कर दो। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का फॉर्मूला याद है, डेल्टा टीबी इक्वल टू क्या निकाला था, देख के बताओ। Sir, TB minus TB naught. टीबी माइनस का टीबी नॉट, ये तो निकाला था, Yes, टीबी Yes. माइनस का टीबी नॉट। तो ये पता क्या कह रहा है, ये कह रहा है सब कुछ सही है, ये सब कुछ कह रहा है सही है, बस क्या करना है अपने को, इसमें मल्टीप्लाई कर देनी आई से, समझे। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट फॉर्मूला क्या निकाला था, डेल्टा टीएफ का फॉर्मूला बोलो। equal to cons. टीएफ नॉट माइनस का Naught minus टीएफ, TF. कह रहे हैं बस इसमें आई से मल्टीप्लाई कर दो। समझ में आ रहा है कि नहीं। Yes, sir. और ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला बेटा क्या था, पाई इक्वल टू सीआरटी, Yes, sir. कह रहे हैं बस आई से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे पाई इक्वल टू आईसीआरटी बन जाएगा। आई बात समझ में। तो अब ये वाले फॉर्मूले तुम्हें बेटा याद रखने हैं। ठीक है, वो वाले फॉर्मूले से हम लोग क्वेश्चन नहीं लगाएंगे, क्वेश्चन हम लोग लगाएंगे इन वाले फॉर्मूले से, क्योंकि उनमें थोड़ी थोड़ी एरर है। और एक बात और तुम्हें यहाँ पे नोट करनी है, वो ये कि आई की वैल्यू या तो बेटा पेपर में दी जाएगी, ठीक है,
आई की वैल्यू तुम्हें या तो क्वेश्चन में दी होगी, और अगर अगर क्वेश्चन में आई की वैल्यू नहीं दी है तो आई की वैल्यू 1 माननी है, ठीक है। अगर आई की वैल्यू नहीं दी है तो 1 माननी है। समझ गए? Yes, sir. मतलब वैसे तो जनरली क्या होगा, पहली बात तो वो वाले फॉर्मूले भूल जाओ, वो वाले फॉर्मूले में याद ही नहीं करने, हमें याद ये वाले फॉर्मूले करने हैं, ठीक है, जिसमें आई से मल्टीप्लाई हो। तो अगर आई की वैल्यू दी है तो कोई बात ही नहीं, और आई की वैल्यू अगर नहीं दी है तो कितनी मान लेंगे अपने लोग? 1 मान लेंगे। 1. समझ गए? Yes, sir. इतना नोट हो गया सबका? Yes, sir. बस एक साइंटिस्ट होते हैं टहलते फिरते हैं, उनसे और मिलने पे चल रहे हैं घर हम लोग अपने अपने, ठीक है। Yes, sir. चलो नोट हो गया ना? Yes, sir. अबे हेनरी लॉ कहाँ चला गया भैया? हेनरी लॉ रह गया यार। चलो अच्छा, पहले हेनरी लॉ से मिलने हैं। सर ये हेडिंग क्या लिखी है? अच्छा हेडिंग क्या लिखी है? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज करेक्ट फॉर्मूले, मतलब इनके करेक्ट फॉर्मूले क्या है वो लिखे हुए, ठीक है। ठीक है, अबे बोलो ना। sir. ठीक है, अब एक काम करते हैं, एक काम ठीक है, एक काम ये करते हैं कि यहाँ से ये वाला क्वेश्चन जो है इसे कर लो, फिर हेनरी लॉ समझा देते हैं इसी क्वेश्चन को। कह रहा है कैलकुलेट डीओडी फॉर BaNO3 का होल ट्वाइस। BaNO3 का डीओडी निकालना है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ठीक है। देखो फॉर्मूला देखो बेटा, फॉर्मूला क्या था? अभी अभी देखो पीछे लिखा था, I = 1 - x + nx। फॉर्मूला क्या था? I = 1 - का x और प्लस का nx, यही तो फॉर्मूला था, Yes, sir. ठीक है। अब यहाँ पे डीओडी के लिए तुम्हें पहले तो n निकालना होगा। n कैसे निकालेंगे? तो n के लिए क्या करो, BaNO3 का होल ट्वाइस, इसे तोड़ो, इसे तोड़ोगे तो क्या होगा? जब तोड़ोगे तो Ba2 प्लस और प्लस का 2NO3 निगेटिव, यही तो आएगा। n कितना है बेटा, गिन के बता दो। n क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, बताओ कितने हैं? So 3. 3। वेरी नाइस, ठीक है। तो बस क्या करना है, n की वैल्यू पुट करो। i तुम्हें क्वेश्चन में गिवन है, i कितना दे रखा? 2.74 इज इक्वल टू 1 - का x प्लस का nx। यहां से क्या करो फटाफट जल्दी से, 1 को इधर भेज दो और n को इससे x को कॉमन ले लो, फटाफट बताओ कितना आ रहा है। x निकाल के बताओ कितना आ रहा है जल्दी से। i की वैल्यू गिवन ही है, n तुम्हारा हो गया 3, बताओ कितना आ रहा है। सर डीओडी की फुल फॉर्म बता दो एक बार। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, पीछे लिखवाई है मैंने बेटा, एक बार फिर से लिख लो। डीओडी का मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। हेनरी लॉ करा दें, जल्दी कर लो भैया क्वेश्चन, हेनरी लॉ करा दें फटाफट। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, इसके क्वेश्चन कराएंगे बाद में, आज हेनरी लॉ करा के चैप्टर फिनिश हो जाएगा अपना, ठीक है। अरे किसी का आंसर नहीं आया क्या यार? क्यों भैया, आंसर आया कि नहीं आया? कितना आया? 0.95. 0.95, 2.70, सबका अलग अलग आंसर आ रहा है। 0.91, Yes, sir. 0.87 किसी बच्चे का आ रहा, और यही आंसर सही, आकाश का आंसर है 0.87। दिस वाज राइट आंसर, बिल्कुल सही, उज्जवल का भी आ गया, ठीक है। 0.87 बेटा सही आंसर आ रहा है, ठीक है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आंसर है 0.87, ठीक। कैलकुलेशन में कहीं गड़बड़ हुई है देख लेना, मुझे इसका आंसर याद है, इतना ही होगा। हाँ भैया हटा देंगे क्वेश्चन, हटा दें, तनिष्का का भी आ गया। चलो Yes, sir. हम इस क्वेश्चन को हटा रहे हैं इस पेज से। अब यहाँ पे एक हेडिंग डाल दो बढ़िया सी, हेनरी लॉ। हेनरी लॉ, क्योंकि हम चाहते हैं अगला जब भी हमारी क्लास लगे उसमें हम लोग नया चैप्टर पढ़ें, ठीक है। तो हेनरी लॉ इसका लास्ट टॉपिक है, जल्दी से हेडिंग डालो हेनरी लॉ। हेनरी लॉ क्या बोलते हैं हम लिखे दे रहे हैं, क्या बोलते हैं? कह रहे हैं द एट कांस्टेंट टेम्परेचर, कर लो, एट कांस्टेंट टेम्परेचर the solubility of gas in liquid is directly proportional to the pressure। इन्होंने क्या बोला? इन्होंने बस ये बोला कि S is directly proportional to the P। समझ गए? सॉल्युबिलिटी का मतलब क्या होता है
किसी चीज में आप किसी चीज को सॉल्व करो, जैसे फॉर एग्जांपल एक ग्लास है, इसमें 100 ml वाटर है, ठीक है, 100 ml वाटर है। अब 100 ml वाटर में क्या कितना भी नमक घोल सकते हो? क्या एक पैकेट नमक घोल दोगे एक ग्लास में? No, sir. नहीं, तो इसका मतलब उसकी कुछ फिक्स अमाउंट होगा ना। हम आपको बताते हैं 100 ml वाटर के अंदर सिर्फ 37 ग्राम ही नमक घोला जा सकता है, तो इसे उसकी सॉल्युबिलिटी बोलते हैं। अगर आपने 1 ग्राम भी नमक बढ़ाया तो वो आपको ऐसे तैरता हुआ दिखेगा, समझ गए? तो ये तो बात होगी क्या, हेनरी लॉ की। अब हेनरी लॉ को अगर आपको इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन देखना हो तो और देख लो, बस इन टर्म्स ऑफ इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन, और देख लो इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन, इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन, ठीक है। मोल फ्रैक्शन के टर्म्स में क्या होगा, हाँ, कि प्रेशर ऑफ गैस इज डायरेक्टली proportional, pressure of gas is directly proportional to its mole fraction, to its mole fraction। थोड़ा जल्दी जल्दी लिखना, राइटिंग आ रही गंदी। मोल फ्रैक्शन, ठीक है, प्रेशर ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। मतलब ये क्या बोल रहे हैं कि जो प्रेशर ऑफ गैस होगा बेटा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, एक्स, मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, ठीक है। इतनी सी बात कहीं पे नोट कर लो। अब अगर आप प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाओगे, देखो, तो हम जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आएगा के एच, ठीक है, और इनटू में एक्स गैस, ठीक है। आपसे को पूछा जाएगा के एच क्या है, तो के एच जो है बेटा वो क्या है, वो हेनरी लॉ कांस्टेंट है, ठीक है, हेनरी लॉ कांस्टेंट, ठीक है। और ध्यान रखना अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो हेनरी लॉ कांस्टेंट की वैल्यू भी क्या होगी, बढ़े। बस चैप्टर फिनिश, ठीक है, ये कंप्लीट हो गया। सॉल्यूशन आपका कंप्लीट है, 3 लेक्चर में अपना निपट गया, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे इसके बाद पी ब्लॉक 12th वाला, 11th वाला आपको पढ़ा ही चुके हैं, ठीक है। Yes, सर sir. प्रीवियस स्लाइड दिखा चलो जल्दी दो। इतना नोट कर लो, बताओ। हाँ, क्या करें? सर प्रीवियस स्लाइड। प्रीवियस स्लाइड यस कर लो नोट। सर, जो आपने क्वेश्चन कराया है। क्वेश्चन तुमने इरेज कर दिया बेटा, चलो कोई बात नहीं, हम उस क्वेश्चन को फिर से कराएंगे वैसे भी, ठीक है। Yes, क्वेश्चन इरेज हो चुका है, इसे कर लो, इस वाली स्लाइड को, क्वेश्चन आपको फिर से करा देंगे। आकाश कह रहे सर क्वेश्चन को इसकी नेक्स्ट वाली क्लास में क्वेश्चन कर लेंगे सॉल्व, ठीक है। यस सर। चले भैया, चले चले, Yes, sir. चलो सबका नोट हो गया ना, ओके मन्नत, चलो ठीक है, बाय, जा रहे हैं, Bye, sir. बाय बेटा। इसका Thank you, sir. नोट्स भेज देंगे, ठीक है, चलो ठीक है, खाओ पियो सो जाओ मजे से। Yes, sir. मन्नत क्या कह रहे हो बेटा? सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी आप पढ़ा दो हमें, एक ही बात। सर नेक्स्ट क्लास 1 महीने बाद। क्लोज पैकिंग गायत्री क्या क्लोज में 3 डायमेंशन में सर सिंपल क्लोज पैकिंग में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है? सिंपल क्लोज पैकिंग में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, मतलब क्या? वॉइड में जो वॉइड होगी उसमें अपना वो होगा ना। कनिका कुमारी, थैंक यू सो मच, थैंक यू, ओके चलो बाय बाय, मिलते हैं, ठीक है। जो भी क्वेरीज है अगली क्लास पूछना, हमें लेट हो रहा है क्योंकि अब, ठीक, मेरी ट्रेन छूट जाएगी। चलो बाय, तो ठीक है, बाय, ओके ओके, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट प्रतिभा, गुड नाइट।